भूमि पर 11 अप्रैल सन 1827 में महाराष्ट्र की धरती पर एक महापुरुष जन्मे, जिनका नाम है माताओं बहनों ज्योतिबा राव फूले। क्या नाम है? ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले जिनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, जो शिक्षा की देवी कही जाती है। ज्योतिबा राव फूले का जन्म माली समाज में होता है भाई, माली जाति में। और याद रहे ज्योतिबा फूले कैसे संघर्ष करना शुरू करते हैं। आइए हम थोड़ी सी चर्चा शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फूले व शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले के बारे में करते हैं और अपनी अम्मा बहनों से निवेदन करते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने कि आज ये भारत देश की महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को, नारियों को पढ़ाने लिखाने का काम किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमको अधिकार दिलाया। संवैधानिक तौर पर बाबा साहब ने हमारे आपके हक अधिकारों को सुरक्षित किया, लेकिन बाबा साहब से पहले किसने इस देश में नारी को, बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरित किया? ये चर्चा आप लोग जरूर सुनिए। ज्योतिबा राव फूले बंधुओं बचपन में एक मराठी पाठशाला में पढ़ने को जाया करते थे। माताओं बहनों, ज्योतिबा फूले माली जाति में जन्मे थे, अर्थात चौथे वर्ण में ही, शूद्र वर्ण में ही उनका भी जन्म हुआ। क्योंकि दिन में हमने बताया था कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पहले वर्ण में नहीं आता, जो दूसरे वर्ण में नहीं आता, जो तीसरे वर्ण में भी नहीं आता, वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार शूद्र है। ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदू धर्म की व्यवस्था कहती है, ग्रंथ कहते हैं। तो क्या हुआ भाइयों, ज्योतिबा राव फूले जब बचपन में मराठी पाठशाला में पढ़ने जाते थे माताओं बहनों, तो उनकी दोस्ती हो गई एक ब्राह्मण समाज की बालक से। और जब दोस्ती हो गई ब्राह्मण समाज के बालक से, उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ज्योतिबा फूले ने पढ़ाई छोड़ दी। माली जाति में जन्मे, उनके माता पिता फूलों की खेती किया करते थे, तो ज्योतिबा फूले भी अपने माता पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने लगे। अब घर में परिवार के लोग फूलों की खेती करते थे, फूलों का काम करते थे, इसलिए उनको एहसास नहीं हुआ बचपन से कि वो भी शूद्र है, वो भी चौथे वर्ण में जन्मे हैं। एक दिन क्या होता है माताओं बहनों, ज्योतिबा राव फूले की शादी हो चुकी है, किसके साथ? सावित्रीबाई फूले के साथ। और एक दिन ऐसा हुआ कि वही ब्राह्मण समाज का बालक, कौन? जो बचपन में जब पढ़ने जाते थे ज्योतिबा फूले, तो जिससे दोस्ती हुई थी उनकी, वही ब्राह्मण समाज का बालक आ जाता है किसके पास? ज्योतिबा फूले के पास, और बोला कि भैया मेरी शादी है, मैं अपनी शादी का निमंत्रण लेकर के आपके पास आया हूँ। ज्योतिबा फूले जी बड़े खुश हुए, बोले अरे आप तो हमारे बचपन के मित्र हैं, आपकी शादी में मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हुआ क्या, ज्योतिबा फूले जी तैयार होकर के, जिस दिन शादी थी मित्र की, उस दिन तैयार होकर के अपने मित्र के घर पहुंच गए। बारात पूरी तैयार हो चुकी थी, बहुत भीड़ भाड़ थी घर में, परिवार में हजारों की संख्या में रिश्तेदार, नातेदार, गांव पड़ोस के लोग इकट्ठे थे। और उसी महफिल में क्या होता है, ज्योतिबा राव फूले जी भी पहुंच गए। जैसे ज्योतिबा राव फूले जी पहुंचे हैं और जिस लड़के की शादी थी उस लड़के ने देखा, तुरंत उसने गले से लगा लिया और बाकी जितने लोग थे नाराज हो गए। लड़के का पिता कहने लगा, ए बालक, किसका पिता? दूल्हे का पिता, जिस लड़के की शादी थी। दूल्हे का पिता अपने बेटे से बोला, बेटा
अरे तू जिससे हाथ मिला रहा है, जिसकी तू बराबरी में खड़ा है, इसको पता है, तुझको पता ये है कौन? ज्योतिबा फुले के जो मित्र थे, मतलब जिस लड़के की शादी थी, वो लड़का बोला अरे पिताजी ये मेरे मित्र हैं ज्योतिबा, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, मैंने इनको निमंत्रण दिया था अपनी बारात में साथ चलने के लिए, ये हमारी बारात में हमारे साथ ही जाएंगे। अब जैसे लड़के के पिता ने इतनी बात सुनी, क्रोधित हो गया, चिल्लाने लगा, बोला रे ऐसा कैसे हो सकता, एक शूद्र बारात में जाएगा, एक शूद्र हमारे साथ बारात में चलेगा, एक शूद्र हमारे साथ बैठ करके भोजन करेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब ये बात रिश्तेदारों को भी पता चल गई भैया कि जो व्यक्ति अभी अभी आया है वो शूद्र है, चौथे वर्ग का व्यक्ति है। रिश्तेदार क्रोधित हो, बोले अगर ये शूद्र बारात में जाएगा तो हम लोग बारात में नहीं जाएंगे, जाओ तुम ही लोग जाओ, हम लोग बारात में नहीं जा सकते। दूल्हे के परिवार के लोग भी नाराज हो गए और दूल्हे से बोले अगर ये शूद्र बारात में जाएगा तो तुम अकेले इसको लेके चले जाओ, कोई भी तुम्हारी बारात में नहीं जाएगा। रिश्तेदार नाराज होकर के वापस होने लगे। ज्योतिबा फुले ने जब ये देखा तो बड़ा दुख हुआ, क्यों? भरी महफिल में उनको अपमानित किया गया है। ज्योतिबा फुले अपने मित्र से बोले भैया ऐसा करो तुम चले जाओ बारात में अपने रिश्तेदारों को लेकर के, मैं बाद में तुमसे आकर मिल लूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारी बारात में मैं नहीं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं जाएंगे तो इसलिए मैं बाद में तुमसे आकर मिल लूंगा। आज बारात चली गई। ज्योतिबा फुले जी बहुत दुखी रोते हुए अपने घर पहुंचे और जब रोते हुए घर पहुंचे अपनी पत्नी को समझा के कहा सावित्री अरे जिस बारात में मैं गया था वहां पर मुझे शूद्र बता करके, नीच बता करके बारात से बाहर निकाल दिया, मुझे बारात में नहीं ले जाया गया। मैया सावित्री समझा के बोली स्वामी कोई बात नहीं, अरे ऐसा तो अक्सर अपने लोगों के साथ में होता ही रहता है, आप भूल जाइए इस बात को। लेकिन याद रहे भैया एक कहावत कही जाती है कि ठोकर लगने से हर एक चीज टूट जाती है, लेकिन इंसान ही ऐसा है जब उसे ठोकर लगती है तो संभल कर चलना सीखता है। ठोकर लगने से हर चीज टूट जाती है, लेकिन इंसान ही ऐसा है जब उसे ठोकर लगती है तो संभल कर चलना सीखता है। ज्योतिबा फुले कहने लगे अरे सावित्री आज बारात में जो मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान ने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस अपमान को भूलूंगा नहीं, बल्कि मैं बदला लूंगा। कैसे? मेरे समाज के लोगों को शूद्र बता करके, नीच बता करके उनका अपमान क्यों किया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि मेरे लोग शिक्षित नहीं है, मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं है। हे सावित्री हमको अपने समाज को शिक्षित करना है। उस समय पर प्यारे बंधुओं ये बात लागू हुआ करती थी कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। नारी स्त्रियां तो बिल्कुल भी उस समय शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकती थी, किसी पुस्तक को हाथ भी नहीं लगा सकती थी महिलाएं। उस समय अम्मा बहनों ऐसी व्यवस्था कायम थी इस देश में। ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी से बोले कि हे सावित्री तुमको मेरा साथ देना होगा। सबसे पहले हम अपने समाज की, देश की बहन बेटियों को पढ़ाएंगे। बहनों ध्यान से सुनो, विद्या की देवी किसको बताया जाता है? सरस्वती को। स्कूलों में वंदना किसकी होती है? सरस्वती की। लेकिन असल में जो ज्ञान की देवी है उनका नाम तो बताया नहीं गया। हम बताते हैं माताओं बहनों, सुन लीजिए कैसे नारी की शिक्षा की शुरुआत हुई। ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी से बोले कि हे सावित्री तुमको बहन बेटियों को पढ़ाना होगा, घर घर में जाओ बहन बेटियों को पढ़ाओ। माता सावित्री फुले कहने लगी हे स्वामी मैं तो खुद नहीं पढ़ी लिखी हूँ,
मैं खुद नहीं पढ़ना लिखना जानती। ज्योतिबा फुले ने कहा चिंता मत करो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। माता सावित्री फुले कभी स्कूल नहीं गई बहनों, घर पर अपने पति से ही पढ़ना लिखना सीखा। और सावित्री फुले जब पढ़ना लिखना सीख गई भैया, तो गांवों में जाने लगी, घरों में जाने लगी, लोगों से विनती करने लगी कि हे भाई, हे बहनों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मैं उनको पढ़ाऊंगी। लोग इतनी बात जैसे सुनते हैं भैया, तो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते, कहते ये पागल हो गई है क्या? अरे लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, और ये बता रही कि इतनी लड़कियों को पढ़ाओ। माताओं बहनों और भाइयों, उस समय एक अफवाह और फैलाई गई थी कि अगर कोई अपनी बहन बेटी को पढ़ाएगा तो उसकी बहन बेटी मर जाएगी। अब इस डर से कोई और पढ़ाना नहीं चाहता। माता सावित्री बोले घर घर में जाती है, लेकिन कोई अपनी बहन बेटी को पढ़ाने को तैयार नहीं होता है। क्यों? डर बना हुआ था कि अगर हम अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे तो वो मर जाएगा। हुआ क्या, इधर वो खबर पहुंच गई कहां? जो मनुवादी लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्हें भी बड़ा बड़ा लगा कि धर्म कहता है नारी पढ़ नहीं सकती, और ये ज्योतिबा की पत्नी सावित्री है तो घर घर में जाके महिलाओं को पढ़ाने की बात करती है। तुरंत लोग कहां पहुंच गए? ज्योतिबा फुले के घर। माताओं बहनों, ज्योतिबा फुले के पिता का नाम था गोविंद राव। गोविंद राव जी के पास पहुंचे कौन? उच्च वर्ण के लोग, मनुवादी लोग, और बोले कि ए गोविंद राव, अपने बेटा बहू को रोक लो, तुम्हारे बेटा बहू महिलाओं को पढ़ाने की बात करते हैं, ये धर्म की व्यवस्था के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इन्हें रोको नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे। अब ज्योतिबा फुले के पिताजी भैया डर गए, बहुत डर गए। बोले ठीक है, मैं अपने बेटा बहू को समझा दूंगा। दूसरे दिन क्या हुआ? गोविंद राव ने अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया और बोले बेटा, ये समाज सेवा छोड़ दो, धर्म की व्यवस्था के खिलाफ है नारियों को पढ़ाना, ये नारियों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दो। ज्योतिबा फुले ने कहा पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने जो आंदोलन शुरू किया है उसको मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। मैं अपने समाज की बहन बेटियों को शिक्षित करके रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज का शोषण इसीलिए हो रहा है, मेरे समाज को गुलाम बना के इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि मेरे समाज पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए माताओं बहनों, ज्योतिबा फुले के पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने क्या कहा कि अगर तुम समाज सेवा नहीं छोड़ सकते, अगर तुम लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ सकते, तो तुम घर छोड़ दो, या तो घर छोड़ दो या तो लड़कियों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दो। ज्योतिबा फुले ने कहा मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बहन बेटियों को पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। माताओं बहनों, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले अपने घर से निकल गए। किसी ने उनको शरण नहीं दी। एक मुस्लिम समाज के भाई थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख, जिनके घर में ज्योतिबा फुले को शरण मिली। उस्मान शेख ने कहा ज्योतिबा, तुम मेरे घर में रह करके ये काम कर सकते हो। और सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले से पढ़ना लिखना सीखा अगर किसी ने, तो वो उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख। इसीलिए प्यारे बंधुओं, ये इतिहास है कि इस भारत देश में सबसे पढ़ी लिखी महिला, सबसे पहले पढ़ी लिखी महिला अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख। ये दो महिलाएं ऐसी है जो सबसे पहले इस देश में स्कूली शिक्षा को, किताबी शिक्षा को पढ़ने लिखने का काम किया था। माता सावित्रीबाई फुले घर घर में जाने लगी। बहनों, 2 4 5 लोग तैयार हुए, बोले ठीक है, हम अपनी बहन